क्या हुआ भारत में चीन में भारतीय पति पत्नी के साथ जब उन्होंने चीन के उस बाजार में प्रवेश किया जहां पर कोई अनगिनत जानवर बिक रहे थे खाने के लिए, या क्या हुआ उस बैंक डकैती के केस का जिसका जिसको उसके इंचार्ज ने जो उसको देख रहे थे उन्होंने उसको बिना सोल्व किए और अनसोल्ड केस कह करके उसकी फाइल को बंद कर दिया। और क्या हुआ उस डॉक्टर और वो जो डॉक्टर हस्बैंड एंड वाइफ का जिन्होंने डिस्कशन किया कोरोना को लेकर के और उसके उसके बनते हालात को लेकर के उनकी आपस में उस चर्चा का। ऐसी अनेक विज्ञान कथाएं जिन जो आज मेरे पास पुस्तक है उसके जरिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे इस विज्ञान की किताब के खास एपिसोड में, क्योंकि जब से विज्ञान की किताब करके ये शुरू हुआ है तो इसमें पहली बार हम विज्ञान कथाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो एक पुस्तक ये मेरे पास है, एक सुलझा हुआ रहस्य, और दूसरी ये एक पुस्तक है जिसमें विज्ञान कथा है। इसके अलावा भी मेरे पास पुस्तक हैं जिनको गोरखपुर से हमारे बहुत खास मेहमान अमित कुमार जी जो हमारे आज के जिन्होंने इस पुस्तक को इन विज्ञान कथाओं को लिखा है, आज तो उनको इनवाइट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस विज्ञान की किताब के चौथे एपिसोड में। और अगर विज्ञान कथा को लेकर के बात करें तो इस तरीके का ये अपने आप में पहला एपिसोड है। आपने ये पुस्तक हमें भेजी है और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए भी हैं उसके लिए, आपने समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। तो सर, प्रोग्राम को शुरू अभी करने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने बारे में सर जरूर थोड़ा अपने बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं सर। धन्यवाद अजय जी। और जैसा कि आपसे वार्ता हो भी रही थी, मैं प्रत्याशा और जनसंचार में पीजी हूँ। उसके बाद मैंने हिंदी में भी पीजी किया है और मैं मूलतः गोरखपुर में पैदा हुआ और मैं यहीं रहता हूँ। लिखने पढ़ने का शौक है और शौक क्या है, एक जुनून है लिखने पढ़ने का। अब तक विभिन्न विषयों पे भी 10 किताबें आ गई हैं। 2 पत्रिकाओं का मैं संपादन करता हूँ, जिसमें से अभी आपने एक पत्रिका का डिस्प्ले किया, वो साहित्यिक पत्रिका है। ये नेहा वाली सर, ये वाली नेहा साहित्य वार्षिकी जी, ये साहित्यिक पत्रिका है। और इसके अलावा एक और पत्रिका इसका संपादन मैं कर रहा हूँ जो सामयिक नेहा के नाम से है, वो हेल्थ मैगजीन है। वो स्वास्थ्य की त्रैमासिक पत्रिका है और 25 सालों से गोरखपुर से अनुरत निकल रही है। वो महत्वपूर्ण इस मामले में है कि 25 साल में उसका एक भी अंक मिस नहीं किया। एक भी अंक उसमें ऐसा नहीं हुआ कि जिसको हम लोगों ने कोरोना काल में भी की, जिसको हम लोगों ने संयुक्त अंक किया है। वो अनवरत निकल रही है और पाठकों के बीच बहुत सक्रिय है। ऑल ओवर इंडिया जाती है, पूरे भारतवर्ष में वो पढ़ी जाती है। और इसके अलावा भी बहुत से सोशल काम मैं करता रहता हूँ, जिसमें पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत मुख्य मुद्दा है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है मेरा। और बाकी लिखने पढ़ने के जरिए पूरे देश के साथियों से मैं जुड़ा रहता हूँ। एक एक्टिविस्ट होने के नाते भी साथियों से जुड़ा रहता हूँ। जी बिल्कुल। और जब मैंने आपकी इन सब कथाओं को सर मैंने पढ़ा तो एक उसमें आपके पर्यावरण के प्रति जो आपकी चिंता है वो उन सब विज्ञान कथाओं में कहीं ना कहीं मुझे एक साफ उसकी झलक दिखाई दी, क्योंकि आपने उन कथाओं में कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर पर्यावरण के बारे में जिक्र किया है। और सर मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले भी आपसे जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, ये प्रोग्राम मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से पढ़ के आता हूं। तो और मैं ये बात बोलने में कभी झिझकता नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं हिंदी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो उस आपकी जो ये आपकी जो दोनों पुस्तकें आपने मेरे को भेजी हैं तीनों, उनको पढ़ के मुझे अपने आप में बहुत आनंद आया और मुझे वो 11वीं 12वीं वाले अपने दिन याद आ गए हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ते थे। और रामधारी सिंह दिनकर या ये सब लोगों को पढ़ा है हमने अपने सिलेबस के अंदर, तो ये एक अलग ही तरीके का अनुभव है मेरे लिए। और यहाँ ये मैं जरूर एक बार बता दूं कि आपकी ये जो कहानियां आपने लिखी हुई हैं उसमें कैसे विज्ञान को आपने इतना सिंप्लीफाई करके डाला हुआ है कि कोई भी जिसका अगर किसी को उतना समझ नहीं भी है बैकग्राउंड विज्ञान से उसका, तो भी उसको एक पर्टिकुलर रूप में उसका ऑब्जेक्टिविटी उस कहानी का और आप जो उसको कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉपर कन्वे हो जाता है।
तो इसी के साथ सर हम अपने इस जो हमने आप छोटा सा एक रखा हुआ है आपके लिए, कुछ हम चाहते हैं कि आपसे जानकारियां हमें मिले, तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं ये एक जानना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशन के दौरान या बाद में कहाँ पर जा करके आपका झुकाव इस विज्ञान कथा लेखन की तरफ गया, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए देश में तो आप जैसे कई लोग हैं जो इसको, जिन्होंने मैं कह सकता हूँ कि जिंदा रखा हुआ है। अदरवाइज तो बहुत सारे ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज्यादा सपोर्ट भी नहीं है लोगों का, और कहीं ना कहीं लोगों में एक ये रहता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या। तो सर ये कहाँ से आपका झुकाव इस प्रोफेशन की तरफ या इस चीज की तरफ सर गया? अजय जी, शुरू से ही पढ़ने का शौक था। इस शौक ने लिखने के लिए प्रेरित किया। आपको बताऊं मैं कि 1993 में मेरी पहली विज्ञान कथा छपी थी, अदृश्य मानव करके, विज्ञान प्रगति में। बहुत रेपुटेड मैगजीन है वो, और उसमें छपना अपने आप में बड़ी बात थी। 11वीं का मैं छात्र था, और आप समझ सकते हैं कि जब वो छपी तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। और लिखता तो मैं 9वीं कक्षा से था, लेकिन विद्यालय पत्रिका वगैरह में चीजें छपती रहती थी। लेकिन अदृश्य मानव का विज्ञान प्रगति जैसी पत्रिका में छपना मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसने इतना प्रेरित किया कि मैं लेखन को बहुत गंभीरता से लेने लगा, और मुझे लगा कि लेखन कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी के बाद मतलब जब पहली मेरी विज्ञान कथा छपी 1993 में विज्ञान प्रगति में, उसके बाद से मैंने इसको गंभीरता से लिया, और मैंने लिखने का काम वहां से शुरू किया। उसके बाद से बहुत विज्ञान कथाएं उसके बाद लिखी मैंने। जी, और बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया उस विज्ञान प्रगति का, तो जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों को, या देखेंगे जो लोग इस प्रोग्राम को, तो विज्ञान प्रगति एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केर से निकलने वाली एक अच्छी एक राष्ट्रीय लेवल की स्तर की पत्रिका है। और बहुत अच्छे अगर किसी ने लिखा है तो ही उनको उसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो सर आपका तो बहुत पहले उस कथा का, आपकी कथा का उसमें चयन होना बहुत बड़ी बात है। और अगला सर मेरा आपसे जो वो है जानने की उत्सुकता कि मैंने आपकी ये वाली पुस्तक में जो आपकी विज्ञान कथा छपी है, रक्ताब होता आसमान, तो इस टाइटल को या इस शीर्षक को चुनने के पीछे कुछ खास वजह? ऑब्वियसली जब आप अपनी विज्ञान कथा लिखते हैं तो उसके शीर्षक को आप बड़े ध्यान से, उसका काफी सोच विचार करके आपके कई शीर्षक आते होंगे दिमाग में कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो उसको लेके कैसे सर आपने इस शीर्षक को चुना? आवाज थोड़ी कटी है, क्या कह रहे थे शीर्षक को लेके? सर जो आपने ये शीर्षक को लेके, मैंने कहा कि इस शीर्षक को आपने कैसे चुना, मतलब इस कथा के लिए रक्ताब होता आसमान। अच्छा, रक्ताब होता आसमान की बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, मैं वो हो गया। असल में अजय जी, कोरोना महामारी को कुछ वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवी ने दबे स्वर में जी सही पर ये माना था कि यह प्रयोगशाला की देन है, और उससे बात होने लगी थी। और जब बात होने लगी थी तो जैविक युद्ध की बात होने लगी थी, जैविक हथियारों पे भी बात होने लगी थी। रक्ताब होता आसमान इसी जैविक हथियारों पर केंद्रित थीम पर है। आप कल्पना करें कि जब जैविक हथियारों का प्रयोग मनुष्यों पर होने लगेगा तो दुनिया की स्थिति क्या होगी। मनुष्य सहित बहुत से जीवधारी इसकी चपेट में आएंगे। कोरोना काल की 2 लहरों में हम इसकी एक वानगी देख चुके हैं। जब कोरोना काल की 2 लहरें आई थी, जब दो वेव्स आए थे, तो उसके बीच में मनुष्य किस तरह से अपने को एकदम निष्क्रिय समझ रहा था, अपने को एकदम असहाय समझ रहा था, ये हम लोगों ने देखा है। तो जैविक युद्ध, यदि जैविक हथियारों से यदि युद्ध हो गया तो स्थिति कितनी भयावह होगी और कितना त्रासदपूर्ण होगा, ये हम सब कल्पना कर सकते हैं। रक्ताब होता आसमान का शीर्षक मैंने इसलिए दिया था कि वो जैविक हथियारों के प्रयोग पर केंद्रित कहानी है। तो जब ये कुल मिला के यदि जैविक युद्ध हो गया तो इस पूरे क्रिएशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आप समझिए कि आसमान भी लाल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको शीर्षक दिया। और मित्र, किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है वो एक झरोखे की तरह होता है, जिसमें वो ऐसा झरोखा जिसमें से हम कहानी
कहानी में झांक सकते हैं, एक अवलोकन कर सकते हैं कि उस कहानी में क्या होगा। अच्छा, मैं अपने शीर्षक को हमेशा कहानी के थीम से जोड़कर भी रखने का प्रयास करता हूँ या रखता हूँ कि वो कहानी को रिप्रेजेंट तो जरूर करते। तो रक्ताब होता आसमान की के शीर्षक के पीछे की यही विषय वस्तु है। और जो लोग देख रहे हैं वो जरूर इस किताब को, सर एक मेरा ये रिक्वेस्ट था कि अगर लोग इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहें तो आपकी जो ये पुस्तक है ये कहाँ से वो ले सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये बताना काफी जरूरी है। कई बार लोग बाद में ईमेल या मैसेज करते हैं कि हमें ये पढ़ना है, तो कहाँ से ये सोर्स उनको मिल सकता है? ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बहुत रेप्यूटेड, बहुत ही सम्मानित संस्थान है। और हमारे जो हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं वो कभी इसका प्रतिनिधित्व कर चुके, मतलब बतौर अध्यक्ष और बतौर डायरेक्टर उससे रह चुके हैं। उसने इस पुस्तक को छापा है, एक सुलझा हुआ रहस्य शीर्षक से वो पुस्तक है। उसमें कहानियां हैं, 9 कहानियां हैं, 11 कहानियां हैं। और ये इसके पहले एक पत्रिका में छप चुकी है जो मैंने अभी जिक्र किया कि नेहा साहित्यवाद की, तो वो प्रकाशित होती है जी। तो वो किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पाई जा सकती है, या वो कभी मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9532659184, ये मेरा नंबर है। उससे मैसेज कर देंगे तो मैं वो पत्रिका फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भेज सकता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में की सरकारी संस्था है तो उनके अपने रूल रेगुलेशन है, तो वो अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार जैसा भी होगा वो पेमेंट करके देंगे। उसके बाद सर ये एक है कि आपकी जितनी कथाएं मैंने, सारी कथाएं आपने जो भेजी मैंने पढ़ी हैं, तो एज आप पर्यावरण के प्रति आपकी चिंता उनमें कहीं ना कहीं जाहिर होती है। तो आप अपनी उस चिंता को लेके या उस पर्यावरण के प्रति जो आपका नजरिया है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हम पर्यावरण का ही सामना कर रहे हैं। पर्यावरण से बड़ी कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। हर तरफ कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं ज्यादा सर्दी है तो कहीं ज्यादा गर्मी है। आपकी पर्यावरण के प्रति उस चिंता का कितना प्रभाव आपकी इन विज्ञान कथाओं के ऊपर पड़ता है जब आप इन कथाओं को लिखते हैं, या जो आपने पहले भी ये लिखी हुई है? सर अजय जी, एक बात तो ये समझने की है कि पर्यावरण के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को वैसे ही सोचना पड़ेगा, वैसे ही चिंता करनी पड़ेगी जैसी चिंता वो अपने बच्चे के लिए करता है या अपने माँ बाप के लिए करता है। ये रेखांकित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति जो चिंता है वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे हम अपने बच्चे के लिए चिंतित होते हैं या हम अपने माँ बाप के लिए चिंतित होते हैं जी। मेरी विज्ञान कथाओं में, मतलब लगभग सभी विज्ञान कथाओं में, एक दो को छोड़ दिया जाए जो बेसिक मतलब कुछ कथाएं हैं, मतलब मैंने अभी तक 25-30 कथाएं लिखी हैं, उसमें से 2 या 3 कथाएं ऐसी होंगी जिसमें पर्यावरण नहीं आ रहा है। नहीं तो लगभग सभी कथाओं में, मेरी विज्ञान कथाओं में पर्यावरण किसी न किसी रूप में है, किसी न किसी संदर्भ में है। इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं कि पर्यावरण पे जो मेरी 11 पुस्तकें हैं उसमें ज्यादातर पर्यावरण पर केंद्रित है। जैसे बच्चों के लिए मैंने 2 मेरे संग्रह हैं, और एक है पर्यावरण की कहानियां करके, वो उसमें करीब 16 कहानियां हैं। और टाइनी टॉट एक प्रकाशक है, उसने छापा था एक साथ 3 भाषाओं में, मतलब अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और बंगला में। वो एक तो वो पर्यावरण पे, प्योर पर्यावरण पे कहानियां हैं वो, और बहुत अच्छी कहानियां बन पड़ी हैं। उसके अलावा विज्ञान प्रसार, एक वो भी बहुत रेपुटेटेड संस्था है, विज्ञान प्रसार गाजियाबाद में। तो उसने एक मेरा किशोर में उपन्यास छापा है प्रकृति की लय, वो भी पूर्णतः पर्यावरण पे, वो पढ़ने लायक पुस्तक है। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो लिख के मैं बहुत संतुष्ट हुआ। वो एक किताब है। तो कहने का आशय ये कि आप जब जो काम करते हैं तो वो काम आपके जीवन में लगातार चलता रहता है। जैसे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो जब आप बड़ी शिद्दत से काम करते हैं वो तो आपके जीवन में चलता रहता है। तो जैसे मैंने कहा ना, पर्यावरण पे मैं पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पर्यावरण और इन सब की गतिविधियों पे हम लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, तो मेरे अंतर्मन में भी लगातार चलता रहता है। तो चलता ही है, अंतर्मन में चलता रहता है।
तो उस कारण से जब भी मैं कोई कहानी बनाता हूँ तो किसी न किसी रूप में वो उन कहानियों में आ जाता है। और जैसा मैंने अभी अपने इसी आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि जो चिंता है पर्यावरण के प्रति, मित्र आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण है कि उस पे हमको चिंता करना पड़ेगा। जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया, वो चिंता ठीक ठीक उसी रूप में करना होगा जैसा कि अपने बच्चों की चिंता करते हैं। यदि हम ऐसी चिंता नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत दिन नहीं हमारे पास बचेंगे। 20 साल 30 साल के बाद स्थिति पर्यावरण को लेकर इतनी भयावह हो जाएगी कि जिसका आकलन हम अभी नहीं कर सकते। जी, और वो है भी आपका जो ये रक्ताब होता आसमान, अगर मैं मुख्य रूप से इसकी बात करूं तो उसमें डॉक्टर प्रताप कनौजिया के बारे में आपने जिक्र किया है कि कैसे जैव विविधता को लेकर या पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के, जिसमें आप उस कहानी में जिक्र आता है कि बहुत सारे 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे कीट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और सड़कों पे पूरा वो फैल जाते हैं। तो वो आपकी उस चिंता को भी दिखाता है जैसे आपने उसको लिखा है। सर, बच्चों में इन विज्ञान कथाओं को लिखना या पढ़ना, दोनों रूप से बच्चों को कैसे इसके बारे में ज्यादा हम उत्साहित कर सकते हैं? क्योंकि सर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि हमारे यहाँ पे हम दायु में एक मैगजीन पब्लिश करते हैं, तो उसमें वो मैगजीन डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि उसमें विज्ञान कथाओं का ऐसा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है। उसमें बच्चे किसी भी साइंस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशनल पिक्चर भेजते हैं विज्ञान की, या साइंस के कार्टून हमें बना के भेजते हैं। लेकिन हम जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। 500 की एक हम छोटी सी मनी उनको जरूर देते हैं बच्चों को। तो उस पूरी मैगजीन के अंदर बच्चे और टीचर, ये 2 लोग ही और लिखते हैं, और वो खुले रूप से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों रूप से उसको लेते हैं उन बच्चों को। तो कैसे आपका क्या उसमें एक नजरिया है कि कैसे बच्चों में ज्यादा उत्साह बढ़ाया जा सके? क्योंकि लिखना एक अपने आप में रचनात्मक प्रक्रिया है, तो बच्चों में कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा हम इसको बढ़ा सकते हैं सर? अजय जी, सीधा सा मामला है। किसी बच्चे को, चाहे वो कितना बिगड़ैल बच्चा हो, चाहे वो पढ़ने में कितनी रुचि रखता हो, यदि आप उसको बुला के बोलते हैं कि आओ कहानी सुनाए, आप उसका मनोविज्ञान देख लें, तुरंत बदल जाएगा। वो बैठेगा, आपकी कहानी सुनेगा। विज्ञान कथाओं का भी मामला ऐसे ही है कि और जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो निश्चित तौर पे गणित की भी पढ़ाई, हार्डकोर साइंस की भी पढ़ाई बहुत सरल तरीके से कहानियों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो जो विज्ञान कथा है, जो बच्चों में जैसा आपने कहा कि कैसे उसको उसमें रुचि पैदा किया जाए। देखिए, जो विज्ञान कथा है उसमें किसी एक सिद्धांत को लेके, किसी एक विषय को लेके, या किसी एक थॉट को लेके, एक परिकल्पना को लेके वो पूछी जाती है। अब जब हम उस संदर्भ को, विज्ञान के किसी संदर्भ को या किसी परिकल्पना को या किसी सिद्धांत को लेके जब कहानी बुनते हैं या कुछ कहानी बनाते हैं, तो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान ये रखना होगा कि वो बच्चों को रुचिकर कैसे लगे। उसमें पहला ये है, कहानी में नाट्यता बहुत होनी चाहिए। मतलब कहानी में नाट्यता नहीं होगी तो कहानी नहीं होगी। सपाट तरीके से लेख लिख देना कहानी नहीं होता है। और दूसरा, नाट्यता के साथ साथ उसमें रोचकता भी होनी चाहिए कि मतलब जब रोचक होगा तभी बच्चा उसे बढ़ेगा। और बच्चे के कोई भी व्यक्ति यदि कथा है तो कथा की जो मूल तत्व है, और उसमें ये भी तत्व है कि उसमें रोचकता होनी चाहिए, नाट्यता होनी चाहिए, कथन उसका मजबूत होना चाहिए। तो जो मैं बात पहुंचाना जा रहा हूँ आप तक, वो ये है कि विज्ञान कथा एक सशक्त माध्यम है। उसको बच्चों में विज्ञान शिक्षण के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि भारत में कम हुआ है, मतलब हिंदी में कम हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे डिस्कस कर रहा था अपनी इसी पत्रिका के लिए। तो एक बंगला साहित्य के राइटर हैं, बेसिकली वो राइटर हिंदी के हैं लेकिन अनुवाद है। बंगला साहित्य में भी उनकी पकड़ अच्छी है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो बात के क्रम में मैंने उनसे वही बात कही कि बंगाल में विज्ञान कथाओं की स्थिति क्या है
और तो उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ा पॉपुलर है। मुझे उन्होंने अब बताया कि मुझे जो डिमांड आती है वो ज्यादातर बच्चों के लिए आती है कि आप विज्ञान कथाओं का ट्रांसलेट हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं की विज्ञान कथाओं का बांग्ला में अनुवाद करें। तो वो इसलिए कि वहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा है। मतलब पश्चिम बंगाल में एजुकेशन को लेके या कल्चरल एक्टिविटीज को लेके अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा है, दिल्ली प्रदेशों में कम है। तो कुल मिला के यही है कि जो विज्ञान कथा है वो एक अच्छा टूल हो सकता है, एक अच्छा माध्यम हो सकता है विज्ञान शिक्षण का। जी बिल्कुल। और बंगाल में वैसे तो उन्होंने आगे उस चीज को कंटिन्यू किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन बंगाल में मुझे सर ये भी लगता है कि क्योंकि वहां बहुत सब चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं, जैसे जेसी बोस का पहला साइंस फिक्शन उन्होंने लिखा बांग्ला भाषा के अंदर, तो वहां से कहीं ना कहीं उस लिगेसी को उन्होंने उस परंपरा को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है और उन्होंने संभाला है उस चीज को। तो वो भी उसका एक कारण हो सकता है। और ये बिल्कुल आपका अच्छा वो था। सर अगला एक मेरे को इंटरेस्टिंग चीज अगले क्वेश्चन से पहले ही जाननी है। डॉक्टर प्रताप कन्नौजिया, जो आपने रक्ताब होता आसमान में एक वैज्ञानिक हैं और जो एक्सपर्ट हैं, तो ये कन्नौजिया मुझे जानना है क्योंकि अब तो हम मतलब मैं पंजाब से ही आता हूँ, अमृतसर से, तो वहां पे गांव का नाम पीछे लिखते हैं। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल मजीठा एक गांव करके है तो वहां के लोग अपने नाम के पीछे मजीठिया लिख लेंगे। तो कन्नौजिया, क्या ये आप कन्नौज उसका कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है या कुछ ऐसा नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं, रक्ताब होता आसमान जो है वो जो उसका पात्र है, मुख्य पात्र जो है वो प्रताप कन्नौजिया है। प्रताप कन्नौजिया एक कीट वैज्ञानिक हैं और एक नई चीज घाटित उस कथा में की गई है कि वो कीटों के रोगों के विशेषज्ञ भी है। मतलब पर्यावरण पे इतना डीप तक जाके बात करना है कि मतलब कीट भी बीमार हो सकते हैं, उनकी भी सेहत का ध्यान रखना होगा। तो ज्ञान कथाएं भविष्य की बात करती हैं। तो प्रताप कन्नौजिया बेसिकली एक डॉक्टर हैं, वो उनका नाम प्रताप नहीं है लेकिन वो कन्नौजिया है। कन्नौजिया इस फील्ड में टाइटल चलता है। अब आई डोंट नो कि वो कन्नौज से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये टाइटल चलता है यहाँ पे। तो वो पात्र मैंने उनसे प्रेरित होकर, वो भी कीट वैज्ञानिक हैं, मतलब बेसिकली वो प्रोफेसर है। प्रताप कन्नौजिया नाम नहीं है उनका, लेकिन टाइटल उनका कन्नौजिया है। तो रक्ताब होता आसमान में ये वही से लिया गया है और उसको थोड़ा सा एलोबरेट ये कर दिया गया है कि वो कीट रोगों के भी विशेषज्ञ हैं। जी सर। और सर आपने जैसे बताया कि जैसे मेरा जो अगला प्रश्न वो ये है कि एक पर्यावरण प्रेमी के तौर पे आपने जो उस कथा के अंदर आपका जो एक नजरिया झलका है कि उस चीन के पशु बाजार में, जिसकी शायद खबरें पिछले जब से कोरोना के सर खबरें आई तब से बहुत चर्चा हुई उसकी पूरे विश्व के अंदर कि वहां वानर यानी बंदरों को खाया जा रहा है, चमगादड़ खाए जा रहे हैं, सांप खाए जा रहे हैं और अनेक ऐसी प्रजातियां जो शायद लुप्त होने की कगार पर भी हैं। तो हर तरीके के जानवर और ये जो हैं इनका वहां पर लोग उनको खाते हैं। तो सर इसमें आप क्योंकि देखिए आप भी इस बात से बड़ा वाकिफ होंगे कि किसी से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। अगर उनको ये रहेगा नॉन वेज का तो उनको रहेगा अरे नहीं, हम ये बड़ी कथा प्रचलित है, हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो मुर्गे बहुत हो जाएंगे या मुर्गियां बहुत हो जाएंगी हम अगर नहीं खाएंगे। तो ये एक उनका प्रचलन रहता है कि उस चीज को मेंटेन करना है, उस ऑर्डर को उस हमें सोसाइटी के अंदर। तो ये कहाँ तक आप इस बात में दम मानते हैं सर? अजय जी, पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हम उनको नहीं खाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे या उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, वो हमारे ऊपर हाथ उठ जाएंगे। और ये बड़ा प्रचलित हो गया सर उनका एक बात। हाँ, ये बहुत अविवेकपूर्ण और अतार्किक बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि जो वो कहते हैं कि अधिकता हो जाएगी उनकी यदि हम नहीं खाते हैं तो किसी भी जानवर की अधिकता हो जाएगी और वो पूरे पृथ्वी पे कब्जा कर सकता है। एक उदाहरण से मैं चीजों को समझा सकता हूँ। आप एक बात बता दें कि चूहे खाने वाले लोगों की संख्या इस पूरे भूभाग में बहुत कम है, लेकिन क्या पूरे विश्व में चूहों का साम्राज्य हो गया है? ऐसा नहीं हुआ है। प्रकृति इतना बैलेंस करके चलती है कि
जिसकी चिंता हमको नहीं करनी है। हमको एकदम उसकी चिंता नहीं करनी है कि कौन बढ़ जाएगा कौन घट जाएगा। हम निश्चित तौर पे प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप करके इस बैलेंस को हम बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति नहीं बिगाड़ रही है या और कोई जीवधारी नहीं बिगाड़ रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न ही अतार्किक और विवेकपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला सर ये है कि आपकी जो विज्ञान कथाएं हैं उनके जो शीर्षक हैं, जैसे एक शीर्षक आपकी कथा का वायरस है, जिसमें एक डॉक्टर और उनके जो पत्नी है, पति पत्नी, वो आपस में लेके बहुत चर्चा करते हैं। और उसके बाद आपके पुनर्मिलन एक है जो काफी 1000 साल बाद धरती पर लौटते हैं, फेडरिक और एक कैरेक्टर है उसके अंदर। उसके बाद ये तो है ही कि आपने जो पुस्तक का ये एक सुलझा हुआ रहस्य करके रखा हुआ है। तो जब आप अपनी कहानी का शीर्षक उस तरीके से तय करते हैं, तो उस समय आपको आपके मन में क्या ज्यादा उन चीजों के बारे में रहता है कि वो आकर्षित ज्यादा करे लोगों को, या वो एक सही मैसेज शीर्षक उस कहानी का कन्वे कर रहा हो? नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा ना सर आपसे कि किसी भी कहानी का शीर्षक मेरे हिसाब से एक झरोखे की तरह होना चाहिए, जहां से कहानी के अंदर झांका जा सकता है। मैं शीर्षक देते वक्त हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि उससे कहानी का एक छोटा सा झलक पाठक को जरूर मिल जाए। और दूसरा, मैं कहानियों के साथ ये जरूर ध्यान रखता हूँ, कहानी के शीर्षक के साथ, कि एक तो झरोखा तो हो ही जाए, और दूसरा ये कि कहानियों का शीर्षक आकर्षक हो। आकर्षक इस रूप में कि वो लोगों को एक बार जरूर नोटिस में लाए कि मतलब ये कहानी है। जैसे रक्ताब होता आसमान, मेरी ज्यादातर कहानियों के शीर्षक कुछ इसी तरीके के कि वो लोगों को एट ए ग्लांस टच करते हैं, मतलब उनको अपील करते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं। और शीर्षक के संदर्भ में एक बात और कि रोके वाली बात तो स्पष्ट हो गई। शीर्षक के संदर्भ में और एक बात और जो मैं ध्यान रखता हूँ कि शीर्षक ऐसा बने कि जिसमें कहानी का एक पूरा का पूरा सीन सबसे क्रिएशन होता है शीर्षक किसी कहानी, और मैं इन चीजों का ध्यान रखता हूँ। जी बिल्कुल। सर एक ही और हमारे सामने जो मैं समस्या तो उसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज मेरा ऐसा सोचना है, उसके बारे में मुझे आपका ही नजरिया जानना है कि 11वीं 12वीं जब 10वीं तक हैं तो कहीं ना कहीं कहानियां बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन जब 11वीं 12वीं में आ जाते हैं तो फिजिक्स की मोटी भारी भरकम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो की खूब भारी भरकम किताबें रहती हैं। उनके अंदर ठीक है, वो सब्जेक्ट से हैं तो सब्जेक्ट से ही ज्यादा रिलेटेड होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कुछ हिस्सा अगर उसमें विज्ञान कथाओं के रूप में बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाए, भले उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही किया जाए, तो ये कितना कारगर साबित होगा उनको समझाने के लिए, अगर विज्ञान कथाओं के जरिए उनको हम थोड़ा समझा पाए किसी विज्ञान के नियम को या किसी रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशन को, अगर हम उनको बता पाए विज्ञान कथाओं के जरिए। हाँ, ये प्रयोग बहुत सफल होगा। जैसे प्योर साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, किसी को भी पढ़ाने के लिए विज्ञान कथा एक बेहतर माध्यम हो सकता है। अब जैसे लेकिन विज्ञान कथाओं की अपनी सीमाएं भी हैं। वो किसी सिद्धांत को पूरी की पूरी तरह से एलोबरेट नहीं कर सकता है। वो सिद्धांत को बता सकता है, उसकी कमियों को बता सकता है, उसके अच्छाइयों को वर्णित कर सकता है, लेकिन वो पूरे के पूरे सिद्धांत को नहीं बता सकता। सिद्धांत पढ़ने के लिए पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पे ही निर्भर रहना होता है। लेकिन इसका एक बड़ा सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू ये कि कोई भी छात्र हो, यदि उसने कोई कहानी पढ़ी, उसका इंटरेस्ट है कहानी पढ़ने में, और साइंस का एक सिद्धांत उसने कहानी के माध्यम से पढ़ लिया, और जब उसने पढ़ लिया तो वो फिर कहानी में का वो असर प्रभाव होगा उसके ऊपर कि वो फिर उस सिद्धांत को टेक्स्ट बुक में खोजेगा जरूर, या उसकी रुचि बढ़ जाएगी। तो ये विज्ञान कथाओं की शक्ति है
जी, एक उदाहरण मैं दूं, जी, एक जो मेरी पहली विज्ञान कथा थी, अदृश्य मानव। जी, आपको ध्यान के आश्चर्य होगा कि 168 पत्र उस समय मिले थे और ज्यादातर लोगों की उम्र 20 मतलब 22-23 साल तक थी। मतलब 14 साल से लेके 22 साल, 23 साल तक के लोगों ने वो पत्र लिखे थे। वो और अदृश्य मानव का जो सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत था, उस पे वो लोग टेक्स्ट बुक और थियरी क्या है, पूरी थियरी कहाँ मिलेगी, इस चीज की डिमांड कर रहे थे। तो कहने का मतलब उस एक कथा ने कौतूहल पैदा किया। एक अच्छे कथाकार हैं लखनऊ के, जिशान हैदर जैदी, हमारे जी, जी, मित्र भी हैं, बिल्कुल। लखनऊ में रहते हैं। उनकी कथाएं बड़ी मजबूत होती हैं, लेकिन फैंटेसी उसमें बहुत ज्यादा होता है। जी, उन्होंने जी, एक उपन्यासिका लिखा है, जादुई गिनतियां। जी, आपको अगर मैं बताऊं, मैं वो जादुई गिनतियां पूरी तरह से गणित पे केंद्रित है। कोई मतलब जी, किसी से कहिए कि गणित जैसे विषय पे विज्ञान कथा लिखी जा सकती है, उपन्यास लिखा जा सकता है। उन्होंने जी, उस पूरे उपन्यासिका को गणित के सिद्धांत पे कस दिया है, और बहुत मैंने उसकी समीक्षा भी लिखी। और समीक्षा उस मैं प्रेरित हो गया उसकी समीक्षा क्यों, जब मैं पढ़ा दूसरे दिन मैंने उसकी समीक्षा लिखी और मैंने जल्दी को ही भेजा और कुछ पत्रिकाओं में भेज दिया था छपने के। तो कहने का आशय वही कि सीमाएं, विज्ञान कथाएं और कथाओं के बीच सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए विज्ञान कथाएं उस सिद्धांत को, उस हाइपोथेसिस को, उस परिकल्पना को, जो विज्ञान की परिकल्पना है, उसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा पैदा कर देती जी। है और साइंस फिक्शन। बिल्कुल, और दूसरा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब कथाओं के रूप में बच्चे उस विज्ञान को पढ़ते हैं, तो उनका एक उनके अंदर भी उस सोचने की, उनको समझने की ज़्यादा, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो कुछ कथाएँ हैं, उसमें आपने ब्रेन मैपिंग का ज़िक्र किया है, जो आपकी सबसे जी, पहली कथा आती है इसके अंदर, एक सुलझा कि हुआ कैसे। रहस्य। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो आपने बैंक वाली जो डकैती, जिसमें पवन नाम के उस किरदार का ब्रेन मैपिंग होता है। तो उस ब्रेन मैपिंग मैपिंग में जब उसको मैं पढ़ता हूँ या कोई भी उसको पढ़ेगा, तो उसको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ब्रेन मैपिंग एक्चुअल में होती क्या है। उसके अलावा आपकी इस किताब के अंदर जो पुस्तकें, जैसे आपने पुनर्मिलन लिखा हुआ है कि 1000 साल बाद वो वापस आ रहे हैं धरती के ऊपर, तो उस प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट को लेकर के, नहीं, वो तो वो वो अच्छा है। पुनर्मिलन नहीं है, वो पुनर्मिलन नहीं, मैं सुधार दूं, वो जी, जी, प्रत्याशा है। प्रत्याशा अप्रत्याशित। है। जी, तो ये सॉरी सर, वो नाम मेरे से गलत हो गया, और ये होता रहता है कभी-कभी। तो लेकिन वो सारा का सारा जब उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना स्मूथली, क्योंकि ये चैलेंजिंग भी होता होगा सर, जहाँ तक मुझे लगता है। आप मतलब किसी विज्ञान के सिद्धांत को आप जब उस कथा में डालने जा रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग भी आपके लिए, आप अगर थोड़ा बता पाएँ कि कितना चैलेंजिंग होता है? या उसको लिखने के बाद आपको 2-3 बार उसको आप दोबारा पढ़ते हैं, या कैसे आप उसको देखते हैं अपने लिखने के बाद सर? एक मैं आपको सिद्धांत दे दूं विज्ञान कथाओं को कैसे लिखा जाए। जी, बेसिकली विज्ञान कथा से आशय जो है कि उसमें कथा भी हो और विज्ञान भी हो। जी, तो विज्ञान कथा में जो कथा है वो पानी की तरह होना चाहिए, और जो विज्ञान है वो चीनी की तरह होना चाहिए। जी, मतलब पानी दिखने में अपने करेक्टर में है, वो कथा है, जी, लेकिन चीनी के मिलने का लाभ क्या है कि वो पानी मीठा हो गया। जी, पानी की तासीर वही रही, लेकिन पानी की गुणवत्ता तो बढ़ गई ना, वो मीठा हो गया, जी, जी, शरबत हो गया, लेकिन जी, पानी दिख रहा है। तो जी, विज्ञान कथा में भी यही होना चाहिए कि कहानी जो अपने मूल रूप में है, जो अपने मूल तत्वों के साथ कहानी रहनी चाहिए। और इसी के साथ यदि विज्ञान कथा में विज्ञान रंग की तरह होगा, तो जब वो पानी में घुलेगा तो पानी को रंगीन कर देगा। जी, तो पानी का कैरेक्टर तो अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन बिल्कुल। वो रंगीन हो गया, तो उसमें विज्ञान बहुत ज्यादा है जी, और कहानी के तत्व कम है, वो उबाऊ हो जाएगा। तो जी, जब मैं विज्ञान कथाओं में साइंस डालने का प्रयास करता हूँ, तो मैं बिल्कुल चीनी की तरह डालने का प्रयास करता हूँ, और आपने देखा भी होगा उसमें जी, कथा बिल्कुल सर। जरूर हो, कथा के तत्व तो सबसे ज्यादा हो,
कहानी नहीं होगी तो कोई पढ़ेगा नहीं। और आपने कथा ही लिखी है विज्ञान के लिए ना, आपने अदरवाइज आपको लिखना होता तो आप आलेख लिखते। बिल्कुल विज्ञान संबंधी आलेख होते हैं। तो जी सर। कई बार ये मित्रों से या बहुत से साथियों से, कई बार मैं चर्चा में भी मैं कहता हूँ, कई बार कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला कि विज्ञान कथा को कोई भी इस रूप में ले कि उसमें कथा ही ज्यादा हो, विज्ञान के कम समाहित हो, लेकिन विज्ञान समाहित भी हो तो वो चीनी की तरह समाहित हो कि वो भूल जाए और बहुत अच्छे से उतर जाए। तो इस उदाहरण से मुझे लगता है कि चीजें कुछ स्पष्ट हो गई होंगी। जी बिल्कुल सर, और बहुत बढ़िया सर आपने जिस हिसाब से बताया कि पानी में चीनी के समान चीज को होना चाहिए। और अगला सर मेरे को जो जानने की उत्सुकता है वो ये कि आपने तो अभी तक बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था विज्ञान कथा के बारे में, तो वहां से लेके अब तक कोई आपकी अपनी लिखी हुई ऐसी विज्ञान कथा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? वैसे तो आपने लिखी हैं तो सभी विज्ञान कथाएं मुझे पता है कि आपको पसंद होंगी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी कथा जो आपको लगती हो कि नहीं ये मुझे सबसे ज्यादा इसको खुद आपको जो पढ़ने के बाद ज्यादा मजा आता हो बाद में लिखने के बाद सर आपके? ऐसी तो बहुत सी कहानियां हैं जो बहुत निकट हैं, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन किसी एक कहानी का की चर्चा करनी हो या जिक्र करना हो तो एक कहानी है प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी नाम से एक विज्ञान कथा संग्रह भी है, मतलब वही वो संग्रह की कहानी है। प्रतिद्वंद्वी आपके पास होगी, आपने पढ़ी भी होगी। जी सर, मेरे पास प्रतिद्वंद्वी भी है सर। हाँ, प्रतिद्वंद्वी मेरे दिल के बहुत करीब है। कारण ये है कि उसमें जो मनुष्य है वो प्रायोगिक स्तर पे प्रकृति को चैलेंज करने लगता है। मतलब जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसके अगेंस्ट जाके प्रयोग करने लगता है। और जब वो प्रयोग करता है तो इस रूप है वो बहुत भयावह होते हैं। भयावह इसलिए कि मनुष्य प्रयोग करते समय वो सोचा नहीं होता है कि परिणाम इतने भयावह हो जाएंगे। जैसे उसमें ये जो जब घर में शिशु रहता है तो मनचाहा शिशु पाने के लिए आजकल तकनीक आ गई है, और मतलब जो भ्रूण के साथ हम जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं उस पर भी बहुत बहस है। उसी को थीम में लेके रखा गया है। मतलब हम अपने बच्चे को जीनियस भी बनाना चाहते हैं और हरकुलिस की तरह मजबूत भी बनाना चाहते हैं, आइंस्टाइन की तरह जीनियस भी बना देना चाहते हैं, और गांधी की तरह लड़ने वाला भी बना देना चाहते हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर की तरह मेधा वाला ही बना देना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला के जो जब हम अपने बच्चे के साथ ये प्रयोग कर रहे हैं भ्रूण की अवस्था में, तो उसका परिणाम, अच्छा प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है, हम उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम कितना भयावह होगा ये वो उस कथा की थीम है। इसलिए वो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं कदापि नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ करे। बिल्कुल बिल्कुल, और सर उसको भी मैं जरूर पढ़ूंगा पूरा का पूरा, मैं क्योंकि थोड़ा सा समय उस हिसाब से था। तो सर एक ये मुझे जानना है कि विज्ञान कथा के अंदर किसी एक पर्टिकुलर साइंस के वर्ड को लेकर के, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम अगर रीजनल लैंग्वेज में साइंस को कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं तो हमें वर्ड्स के साथ कुछ ज्यादा दाएं बाएं तो नहीं करना है, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर आपने अगर ब्रेन मैपिंग एक शब्द को इस्तेमाल किया अपनी विज्ञान कथा के अंदर, या ऐसे बहुत सारे विज्ञान के शब्दों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द को कितना आपको उसमें प्लेन आप करने के बारे में सोचते हैं कि कितना कितना मुझे उस लिमिट तक एक्सप्लेन करना है जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए उसकी टेक्निकलिटी को, उस पर्टिकुलर शब्द को। देखिए जैसे ब्रेन मैपिंग है, या जैव विविधता है, या पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जो इस तरीके के जो शब्द हैं। और जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग विज्ञान कथाकार या कोई भी लेखक वो किसी भी विधा में लिख रहा हो, कुछ शब्दों का प्रयोग वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो और करना भी चाहिए, ये करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, गैर जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो लोगों के चेहरे में ठीक ठीक उतर जाए। कई बार अजय जी कहानी की डिमांड ये होती है कि वो ऐसे शब्दों का चयन करवाती है
कि जो थोड़े से लीक से हटके हो। जैसे जी एक उदाहरण दूं कि बहुत बार सर्वाइवल के बराबर का शब्द मुझे नहीं मिला कि मतलब मैं समझाने के लिए सर्वाइवल का की जगह कौन सा शब्द प्रयोग करूं। अब जैसे बिल्कुल ब्रेन मैपिंग का यदि मैं हिंदी करता तो लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन बिल्कुल ब्रेन मैपिंग एक ऐसा शब्द है जो सीधे सीधे लोगों के समझ में आ गया। जैसे जी यदि हम रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हैं, अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन रेलवे स्टेशन का जिक्र करते ही वो चीज एकदम उतर जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत लेमैन आदमी, जैसे मैंने एक बार एक शिक्षा की और विश्वविद्यालय जाने के लिए मैंने कहा कि विश्वविद्यालय चलेंगे, तो कहता है बाबू है कहाँ ये? उसने कहा अरे वो यूनिवर्सिटी, तो कहता है अरे जी यूनिवर्सिटी, हाँ वो तो जो एक लेमैन के भी समझ में आ जाए उन शब्दों का चयन करना चाहिए, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हाँ, एक बात ये है कि कई बार कहानी की डिमांड होती है और वो शब्द अपने हिसाब से चयनित कराती है, इसमें बड़ी सावधानी की जरूरत होती है, और जी आप सावधान ना रहें तो कहानी लड़खड़ा जाती है। एक बिल्कुल सर फोबिया पे मैंने एक कथा लिखी है, डर, आपने पढ़ी होगी। जी अ, वो कथा जो डर है उसमें बहुत से ऐसे शब्द आए हैं मेडिकल साइंस के जो कहानी की डिमांड थी, लेकिन बिल्कुल वही प्रत्याशा एक बड़ी गंभीर कथा है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जी सर जो लौट के आते हैं उसमें जी जी 1000 वर्ष अंग्रेजी। बाद जो लौट के आते हैं हाँ, हाँ, वो जी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग सबसे कम उसने किया है। जी और वो डॉक्टर अरविंद दुबे जी हैं तो वो चिकित्सक पीडियाट्रिक्स हैं, लेकिन जी वो बहुत बड़े लेखक हैं, लखनऊ में वो भी निवास करते हैं, बहुत अच्छे जी हमारे मित्रों में से हैं वो। उनकी भी कहानियाँ अद्भुत होती हैं, और उन्होंने इस प्रत्याशा के लिए एक बात कही थी कि, और लिखा भी है उन्होंने, जो किसी रिव्यू में आया है, उन्होंने लिखा है कि पूरे विश्ववाङ्मय में ये एक ऐसी कथा है, ये सोच के मैं नहीं लिखा था, लेकिन जो उन्होंने एक आलोचक की दृष्टि से जो उन्होंने कहा, वो एक ऐसी बिल्कुल कथा है कि टाइम ट्रेवल में केवल या तो आदमी पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। जी लेकिन ये एक ऐसी कथा है कि एक साथ फ्यूचर में भी जा रहे हैं और पास्ट में भी जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल एक विलक्षण कथा है। तो लेकिन बावजूद इसके वो इतना प्योर साइंस फिक्शन है, बावजूद उसके उसमें देखेंगे कि शब्दों का के चयन में विज्ञान के शब्दों को बहुत सरलीकृत तरीके से रखा गया है। ये कहानी की डिमांड है। तो बिल्कुल कहानी के डिमांड के हिसाब से शब्दों का चयन होता है और वही कहानी पावरफुल भी होती है। बिल्कुल सर तो सर अब आखिरी जो एक बात मुझे जाननी वो ये है कि आपने तो एक लंबा फासला तय किया है विज्ञान कथा लेखन के मामले में। आप बहुत शुरुआती दौर से आपने लिखना शुरू किया, तो कितना चैलेंजिंग रहा सर किसी भी आपका चाहे पहले प्रतिद्वंदी के बारे में आपने बात किया या ये जो पुस्तक की, लेकिन जब आपने पहली बार आपका कोई लेखन का कार्य पब्लिश हुआ, पब्लिशर ढूंढना और ये सब, क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे साथ 230 के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे प्रोग्राम के, पूरे 230 डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर्स हैं जो, उनकी बहुत डिमांड रहती है कि आप कभी भी किसी लेखक से बात करें या राइटर से बात करें तो ये जरूर पूछिए कि कितना मुश्किल वो दौर रहता है जब पहली बार उनका लिखा हुआ पब्लिश होने में, उसमें कितना समय और कितना आसानी से वो आपको मिल गया अपना पब्लिश कराने के लिए पब्लिश। मित्र जिन्होंने भी पूछा उनका आभार, क्योंकि ये एक बहुत मतलब एक सामान्य सी बात है कि किसी भी राइटर के लिए वो दिक्कतें होती हैं। मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा। मैंने जो कहानी लिखी थी वो जनवरी माह में लिखी और भेज दी, और उसके अप्रैल अंक में 93 के अप्रैल अंक में विज्ञान प्रगति में छप गई। अब 93 से लेके और अब तक का जो मेरा सफर है, मतलब लगभग 29-30 साल, 3 साल में मैंने बहुत कहानियां नहीं लिखी। मैंने कुल मिला के करीब 40-45 कहानियां लिखी। तो जी 39-45 कहानियों में को छपने में कभी कोई मेरे साथ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत इस तरह में नहीं कि मैंने कम कहानियां लिखी। अच्छा, जो भी जी मैं भेजता था वो चीज की वजह से मजबूत थी, या जैसे भी संपादक को पसंद आ जाती थी और वो छाप देते थे। तो मैं उस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा। रही किताबों की बात, तो किताबों के साथ भी मेरे साथ लकीली ऐसा होता रहा कि मतलब आपको बताऊं मैं कि आज भी एकलव्य एक संस्था है दिल्ली, वो काम करते हैं, संदर्भ उन्हीं का था पहले।
चकमक जैसी पत्रिका निकलती थी, अभी साइकिल निकालते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने अभी 2 किताबों के कलेक्शन की बात कही है, लेकिन मेरे पास अभी 2 किताबों के कलेक्शन की भर की सामग्री नहीं है, कहानी नहीं है। तो बहुत बार डिमांड के हिसाब से भी वो करना पड़ता है। जैसे अभी निमिष कपूर जी जो विज्ञान प्रसार के हैं, उन्होंने भी एक बार जिक्र किया था। बावजूद इसके मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि बहुत सा समय मैं बता रहा हूँ कि एज ए एक्टिविस्ट वो पर्यावरण के संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में चला जाता है, तो लिखने का टाइम थोड़ा कम मिलता है। लेकिन हाँ, हमारे लिए कभी भी वो चैलेंजिंग नहीं रहा, इस मामले में बहुत सा बिल्कुल सर। तो सर अभी हमारी उत्सुकता तो हमेशा ये रहेगी कि आप भविष्य में भी कोई भी नई कहानी या कोई भी नई आप पुस्तक लिखें तो हमारे साथ जरूर उसको लेके साझा करें, ताकि हमारे जरिए जो भी लोग जुड़े वो इस पक्ष को जान पाए विज्ञान कथा के, और आपके बारे में वो जानेंगे जरूर। तो अपनी तरफ से आप सर कुछ मैसेज देना चाहते हो विज्ञान कथा को लेकर, तो आप जरूर दे सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से। क्षेत्र में उससे वो जैसे कहानियां प्रकाशित नहीं हो रही हैं, या लोगों ने संपादन में वापस कर दिया, लौटा दिया, या लोगों ने कहा कि अभी कच्ची है, और मैच्योर करना होगा, तो ये सब चलता रहता है। और उससे घबराते हुए नहीं, मतलब उससे समझते हुए, सीखते हुए लगातार लिखते रहें, और लिखने का ही परिणाम ये होगा कि कहानियां अपने आप में धीरे धीरे मैच्योर होती जाएंगी, और आपको फिर एक रिकग्निशन मिलने लगेगा। प्रेमचंद जी ने 325 कहानियों के आसपास लिखा है, जो गोयनका साहब ने शोध के हवाले से जो आंकड़ा लेके आए, 325-26 कहानियां लिखी है। लेकिन प्रेमचंद जी की भी करीब करीब 25, 30, 40 कहानियां चर्चा में रहती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी छात्र या जो भी नया व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है, लेखन के क्षेत्र में, उसको अनवरत लिखते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि अरे पब्लिश नहीं हुआ, वापस आ गई। 4-4, 5-5 बार लोगों के वापस आए हैं, 4-4, 5-5 संस्थाओं से वापस आए हैं, लेकिन जो निरंतर लगा रहा, और किसी भी फील्ड में, ये केवल लेखन में नहीं है, किसी भी फील्ड में निरंतर लगा रहा तो वो सफल जरूर होता है। बहुत अच्छी बातचीत हो गई हम लोग के बीच, बहुत लंबी बातचीत हो गई। जी तो सर, जी सर। मुझे लगता है कि अब ये प्रश्न सारे हो ही गए हैं, और जी कोई और बिल्कुल बात होगी तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जी। और आप नहीं सर, बिल्कुल आप जुड़े इस प्रोग्राम के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।